तो होपफुली फर्स्ट पार्ट आप सबने देख लिया होगा और इस सेकंड पार्ट के साथ इस चैप्टर को खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म कर दें। आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे बचे हुए चैप्टर के बारे में जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है। चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पहले वाले वीडियो को भी शेयर करना और इसको भी शेयर करना, तभी इस सीरीज में मजा आएगा। तो चलो अब आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में और क्या बचा है। लेट्स स्टार्ट गाइस। चलिए डिस्कस करते हैं बचे हुए वो 4 पार्ट्स जो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने आज पढ़नी है वो है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। हमने 3 टॉपिक्स को मेनली चैप्टर में पढ़ना था जो कि हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड हमने पढ़ ही लिया है कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया गया था थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या था कि जो एक्सपोर्ट्स थे रॉ मटेरियल का वो ड्यूटी फ्री करा जा रहा था और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट भी ड्यूटी फ्री करा जा रहा था। तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला और इंडिया क्या पाया गया वहां पे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर, इसका मतलब फिर से वही बात कि हमारा सारा रॉ मटेरियल वो लोग ले जाते थे और बना के क्या लाते थे, फिनिश्ड गुड्स। तो हमारी मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर ली गई थी। सेकेंड इज मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे पूरा मोनोपोली कंट्रोल हो चुका था और वो मोनोपोली कंट्रोल किधर की साइड था, टुवर्ड्स ब्रिटेन। सारा का सारा ब्रिटिशर्स एक ही तरफ लेके जा रहे थे, वो था ब्रिटेन। लगभग 55 to 60% ट्रेड हमारा ब्रिटेन की तरफ डायरेक्टेड था। इसके बाद सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो BOT था यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस में था। इसका मतलब हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो ग्रेटर थे हमारे इंपोर्ट्स से। एक्सपोर्ट्स ग्रेटर थे हमारे इंपोर्ट से। यहाँ पे आपको पता है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि वो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। अब जो सरप्लस था, पैसा तो आ रहा था, बेनिफिट तो हो रहा था, लेकिन वो सरप्लस सिर्फ और सिर्फ क्यों था, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारा बाहर जा रहा था। एज अ होल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था और वो जितना भी सरप्लस था वो ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज करते थे, अपने वॉर पे लगने वाले इक्विपमेंट्स में यूज करते थे, अपने लिए यूज करते थे। इंडिया को उसका कोई भी बेनिफिट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत बुरी कंडीशन थी हमारी फॉरेन ट्रेड की, जिसके हिसाब से इंडिया को बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट करा गया और सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए गए। एक क्वेश्चन मुझे पिछली वाली वीडियो में बहुत मिला कि सर ये जितनी चीजें हैं एज इट इज लिखनी है या इन्हें एक्सप्लेन भी करना है। देखिए मैं पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ आप एज इट इज एग्जाम में लिख के आइए, बट इसकी डिटेल आप बुक से पढ़िए अपनी और वहां आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। जितनी चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप इनका नोट्स बना सकते हैं इनके नोट्स लिख के आइए, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना सकते तो आपकी बुक्स में है, पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट करके आओ। पॉइंट्स यही सब लिख के आने, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट इलेबोरेट जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या होता है कि हम लोग किसी भी कंट्री के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं ताकि हम जज कर पाए कि कंट्री कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बेसिकली 4 चीजें हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बर्थ रेट और डेथ रेट की, तो दोनों ही बहुत ज्यादा हाई थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा बर्थ रेट भी बहुत हाई था और डेथ रेट भी बहुत हाई था। अब अगर देखा जाए डेथ रेट हाई होता है तो जो लोग अच्छा फैमिली को सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और बर्थ रेट हाई होने का कारण है कि नई जनरेशन आ रही है। तो बर्थ रेट का मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे और डेथ रेट यानी उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। इन दैट केस डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिपेंडेंसी जब बढ़ती है और संभालने वाला कोई नहीं आता तो सिचुएशन हो जाती है एक्सट्रीम पॉवर्टी। बहुत बुरे तरीके से हमें पॉवर्टी देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगर आगे बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। 1 साल से कम बच्चों की डेथ होना, वो भी काफी हाई था, काफी ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे। और आज के टाइम में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कंट्रोल कर लिया गया है। उस टाइम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 218
पर 1000, यानी 1000 में से 218 बच्चे लगभग वो थे जो मर जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी। और आज के टाइम में बहुत कंट्रोल कर लिया गया है, लगभग 34 हो चुका है पर 1000। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा लो थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एक एवरेज एज, एक इंसान कितनी जी रहा है। उस टाइम पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी अराउंड 32 ईयर्स, जो कि आज बढ़ के 68 ईयर्स हो चुकी है एवरेज ह्यूमन लाइफ। इसके बाद लिटरेसी रेट आपको पता ही है, पढ़ाई लिखाई का स्तर उस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लो लिटरेसी रेट, लगभग 16% का लिटरेसी रेट। और अगर मैं वेमेन की बात करूं तो और गिर के लगभग 7%। ये डेटा आपको याद रखने हैं और लिख के आने हैं। ध्यान रखना, डेटा जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी किताब का डेटा याद कर रहे हो, बट इंपॉर्टेंट डेटा प्रेजेंट करके आओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये था डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट दैट टाइम। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली 3 सेक्टर्स हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशन में, हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब इंडिया में हम लोगों को पता ही है प्राइमरी वाज द मेन सोर्स। एग्रीकल्चर पे लगभग 72% लोग डिपेंडेंट थे और एग्रीकल्चर बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं था, जो क्या दिखा रहा था कि इंडियन इकोनॉमी पूरी एक बैकवर्ड स्टेज में थी, स्टेगनेंट स्टेज में थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस होने के बावजूद एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। उसके बाद अगर हम दूसरी डेवलप्ड नेशंस को देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तभी उन्हें इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। बट इन केस ऑफ इंडिया हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10% एंगेज थे इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्री पे हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। हमारे पास, हमने कल भी पढ़ा, किसी भी तरीके की कैपिटल गुड इंडस्ट्री, किसी भी तरीके की बेसिक इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं थी। हम लोग बहुत बैकवर्ड थे व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्री। इनफैक्ट आज भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में नहीं है पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बट जो होना चाहिए अगर हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो कंपैरेटिवली हम आज भी बहुत पीछे हैं। इसके बाद अगर मैं तीसरी चीज देखूं तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ दिखता है। टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो बचा हुआ आप देख ही सकते हैं, लगभग 82% यहाँ हो जाता है। तो टर्शरी में अराउंड 17 to 18% टर्शरी सेक्टर में चला जाता है, सर्विस सेक्टर में चला जाता है। तो ये जो ग्रोथ है ये बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, और जिस कंट्री में अनबैलेंस ग्रोथ होती है वो उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होता है, बैकवर्डनेस। वो कंट्री पीछे रह जाता है, वहां पे कभी भी इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिलती। देयर आर लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ इनकम भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं। एक तरीके से अनइक्वल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसको आप अच्छे से डिटेल में लिख के आना, ये डेटा भी याद कर लेना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस करा कि उस टाइम पे सिर्फ रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ और ये सब हमारे पास तैयार थे। रेलवेज, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रोड्स। एक सेक्टर और था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी कुछ हद तक डेवलप था, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए। रेलवेज की बात करें तो क्यों डेवलप करा गया था रेलवे? टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स टू कहां? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया। रेलवे डेवलप इसीलिए करा गया था ताकि हम ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर पाए और इंडिया में ला पाए, ताकि इंडिया में उन्हें एक अच्छी मार्केट मिले। दिस इज फिनिश्ड गुड्स। इसके बाद अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो सी पोर्ट्स बनाए गए थे, एयरपोर्ट्स बनाए गए थे। उनका मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल लेके जाना। मेनली सी पोर्ट्स की बात होती है, एयरपोर्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा सामान नहीं जाता है, तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सी पोर्ट्स। मेनली एक्सपोर्ट किस चीज़ का करने वाले थे हम लोग? रॉ मटेरियल का। हमारे पास से सारा रॉ मटेरियल, हमारे सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स वो लोग ले जाते थे थ्रू सी पोर्ट्स। इसके बाद मैं पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बात करूं तो पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा डेवलप कर दिया गया था, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाए, वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से रख पाए, पूरी कंट्री को ऑपरेट कर पाए, बाय एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर पाए। ये हम लोग पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के थ्रू देखते हैं। लास्ट में अगर हम देखें तो रोड्स भी डेवलप थे, लेकिन वो रोड्स भी क्यों डेवलप थे? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन? रॉ मटेरियल। इंडिया में जो रॉ मटेरियल पाया जाता था वो अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता था।
अब उन अलग अलग पार्ट से सी पोर्ट्स तक ले जाने की जिम्मेदारी जो थी वो थ्रू रोड्स थी। रोड्स के थ्रू लेके जाया जाता था ताकि वो हमारे पोर्ट्स तक पहुंच सके और वहां से वो लोग उसको ब्रिटेन ले जा सके। तो ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि डेवलप करा गया, बट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए करा गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो साथ साथ। हम लोग आपको मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड चैप्टर के साथ। इसी तरीके से चलेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे नोट्स साथ साथ बनाने हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।